मेरा नाम नैना है। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही गुज़रे थे। मेरे पति गोवा में जॉब किया करते थे। मैं अपने पति को स्टेशन से छोड़कर घर वापस लौट आई थी। घर आने के बाद मैं आराम करने के लिए अपने बेड पर लेट गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर के काम का लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं बुरी तरह से थक कर रह गई थी। क्योंकि मेरे पति ने जाने से पहले शॉपिंग की थी। मेरे पति की अभी नई-नई गोवा में नौकरी लगी थी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले गए थे, क्योंकि हम न्यूली वेडिंग कपल थे। मेरे पति मुझे हनीमून के लिए अपने साथ गोवा ले जाकर जाना चाहते थे, लेकिन अभी हमारी शादी में उनका काफ़ी खर्चा हो चुका था। इस वजह से मैंने उनसे कह दिया कि एक बार आप गोवा में सेट हो जाओ, उसके बाद आप मुझे भी बुला लेना। और अब मेरे पति गोवा चले गए थे, इसलिए हमारी पूरी फैमिली उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक गई थी। मेरे पति का घर अलग था, जबकि मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। मेरी शादी अकेले घर में हुई थी, क्योंकि ये घर मेरे पति के नाम था। हमारी शादी से 2 महीने पहले ही मेरे पति ने इस घर को खरीदा था, क्योंकि जिस घर में मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी रहते थे वह घर बहुत छोटा था। लेकिन मेरे जेठ जेठानी और मेरे सास ससुर हमारी शादी की वजह से हमारे नए घर में आए हुए थे, लेकिन मेरी शादी के पूरे 1 हफ्ते बाद वो लोग हमारे घर से चले गए थे। अब जबकि मेरी शादी को पूरे 2 महीने हो गए और मेरे पति आज गोवा चले गए, तो मेरे पति अकेलेपन की वजह से अपने माँ बाप को अपने घर पर छोड़कर गए थे, ताकि वह लोग मेरे साथ इस घर में रहें और मुझे अकेलापन महसूस ना हो। जब मैं रेलवे स्टेशन से वापस आई तो थक हार कर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी और लेटे-लेटे मुझे नींद आ गई थी। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर बराबर में कोई लेटा हुआ है। तभी घबराकर मेरी आँख खुली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे बिस्तर पर मेरे ससुर जी मौजूद थे और मेरे करीब में लेटे हुए थे। उनको देखकर तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिरकार मेरे ससुर की एक ऐसी हरकत थी कि वह अपनी बहू के करीब लेटे हुए थे, और उनके छूने का एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी और मैं बेड से कूदकर सीधे खड़ी हो गई थी। मैंने घबराकर उन्हें देखा और कहा कि पापा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगे, अरे काजल, तुम थका थक गई हो, तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए सहला रहा था ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए। उनका बिहेवियर तो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उनके लिए कोई अजीब बात ही नहीं थी। लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं परेशान होते हुए अपने ससुर से कहा, पापा जी, मैं मम्मी जी नहीं हूँ। काजल मेरी सास का नाम था, इसलिए मेरे ससुर मुझे काजल कह रहे थे। मैंने कहा, आप मुझे ध्यान से देखिए, मैं नैना हूँ, आपके बेटे विपुल की पत्नी हूँ। वह कहने लगे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और जोर जोर से अपनी सास को आवाज़ देना शुरू कर दी। अपने पति की गैर मौजूदगी में मेरे ससुर का इस तरह से मेरे कमरे में आ जाना, ये तो बड़ी ही अजीब बात थी, और वह भी इस तरह से बेड पर लाकर ऐसी हरकतें करना जिसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मेरे शोर मचाने पर थोड़ी ही देर बाद मेरी सास आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आ गई थी और अपने पति को मेरे सामने देखकर उन्होंने झटके से अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है आप फिर से सब कुछ भूल गए हो। अपनी सास की बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हो गई थी और मैं ससुर की तरफ देखने लगी। वह कभी मुझे देख रहे थे तो कभी अपनी पत्नी को, और फिर मम्मी जी ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। मेरी सास कहने लगी, बहू, तुम्हारे ससुर जी को भूलने की बीमारी है। ये बात तो सारा परिवार ही जानता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता। मम्मी जी की बात ने मुझे बड़ा हैरान कर दिया था, क्योंकि सच में मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मेरे ससुर जी को भूलने की भी बीमारी है, और न ही कभी मेरे पति विपुल ने मुझे इस बारे में कुछ बताया था। ये बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी कि चलो, मेरे ससुर को भूलने की बीमारी है, इसलिए वह गलती से मेरे कमरे में आ गए थे और मुझे अपनी पत्नी समझ रहे थे। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मेरे पति की गैर मौजूदगी में इस तरह से मेरे ससुर का मेरे कमरे में चले आना बहुत ज़्यादा गलत बात थी। फिलहाल मेरे ससुर से गलती हो गई थी। वह अपनी भूलने की बीमारी की वजह से मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन इसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं ही दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस घर में हम दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे, इसलिए हमें कभी दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। घर का मेन गेट
ही लॉक रहता था। हम रूम को बंद नहीं करते थे। मम्मी जी हाथ पकड़कर पापा जी को अपने साथ ले गई थी। मैं जल्दी से अपने कमरे को लॉक कर लिया था और दोबारा से सोने के लिए लेट गई थी। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि जाते जाते मेरे पति ने क्या मुसीबत मेरे गले डाल दी। उनके मम्मी पापा अपने भैया भाभी के पास रहते थे, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए था। मेरी शादी को लगभग 2 महीने पूरे हो गए थे और मेरे पति अब गोवा चले गए थे, तो लगभग 2-3 महीने में एक ही चक्कर लगाने वाले थे। अब मुझे इस घर में अपने सास ससुर के साथ ही रहना था। मैं यहाँ पर अपने पति के बिना अकेली रह गई थी। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आखिरकार वह मेरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ही तो काम करने गोवा गए थे। मेरे जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहा करते थे, लेकिन इस बार जब सब लोग मेरे पति से मिलने के लिए हमारे घर पर आए थे, तो ना जाने मेरे पति के साथ मेरे जेठ की ऐसी क्या बात हुई कि मेरे पति ने जाते जाते मुझसे कहा कि अब से मेरे माता पिता हमारे घर में रहेंगे। ये घर मेरे पति का था और मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मेरे पास इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। इतने सालों से तो मेरे सास ससुर अपने घर में अपने बहू बेटे के साथ रह रहे थे और अब ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अपने छोटे बेटे के घर में रहने के लिए तैयार हो गए। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो किसी के सहारे की ज़रूरत है। अपने पति के जाने के बाद मैं किस तरह से इस घर में रहूंगी, यही सोचते हुए मैंने अपने सास ससुर को अपने साथ घर में रख लिया। मेरी शादी के पूरे 1 हफ्ते बाद तक मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी हमारे घर में रहे थे। उस पूरे 1 हफ्ते में तो मेरे सामने ऐसी बात नहीं आई थी कि मेरे ससुर को भूलने की बीमारी है। लेकिन मेरे पति के जाते ही मेरे ससुर हमारे घर आए, तो मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी थी कि मेरे ससुर को भूलने की बीमारी है। और अब मैं परेशान हो रही थी। एक ऐसे इंसान के साथ जिसको भूलने की बीमारी है, उसके साथ इस घर में गुजारा करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। जिस दौरा पड़ने पर अपने पति याद नहीं रहती, सारी रात इसी तरह से सोचते सोचते गुजर गई। और सुबह के टाइम पर जब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई, तो मेरे ससुर जी किचन में आ गए थे और हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। मैं बड़ी परेशानी से अपने ससुर को रोका और कहा कि क्या बात है पापा जी, आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हो। नरम शब्दों में कहने लगे, बहू मुझे माफ़ कर दो बहू, रात को मैं भूल गया था कि मेरा कमरा कौन सा है और मेरी पत्नी कौन सी है। जब मुझे होश आया और मेरा दौरा पड़ना ख़त्म हुआ, तब मुझे तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे मेरी हरकत के बारे में बताया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे ससुर जी के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी थी। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं पापा जी, अगर मुझे बात पहले से पता होती कि आपको भूलने की बीमारी है, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। पापा जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बहू, अगर आगे से भी मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, अरे पापा जी, आप मेरे बड़े हो और आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मैंने कहा, आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन पापा जी को शर्मिंदा देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वह बेचारे अपनी बीमारी की वजह से मजबूर हैं। मैं क्यों उनके बारे में गलत सोचूं। मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद हम सब लोग इकट्ठा साथ में नाश्ता करने के लिए नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। और वह दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने पति की कमी महसूस हो रही थी और अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मेरे पति हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद मुझे कॉल करते रहते थे। मेरे सास ससुर बिहेवियर के बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमारे दिन अच्छे गुजर रहे थे। मेरे सास ससुर का बिहेवियर बहुत हंसी मजाक वाला था, इसलिए मैं हमेशा हंसते रहती थी। मेरे पति का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश हूँ। उनके आ जाने के बाद मुझे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होती और मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं। मेरे पति भी बेफिक्र हो गए थे और कहने लगे, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा है ताकि तुम अकेलेपन का शिकार ना हो। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे में बिजी रहती थी। उन्हें मेरी किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था।
लेकिन घर के सारे काम नहीं किया करती थी, इसलिए मैं घर के कामों में बिजी रहती थी और इसी तरह से मेरा दिन गुजर जाता था। गर्मियों के दिन थे, शाम के 5 बज रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए मैं छत पर हवा खाने के लिए चली गई और शाम के इस टाइम पर गर्मी के इस मौसम में ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। मैं छत पर झूले में बैठी हुई थी और मोबाइल चला रही थी कि तभी अचानक पापा जी छत पर आ गए और झूले में मेरे बराबर में आकर बैठ गए। मैं परेशानी से उनकी तरफ देखा तो वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एकदम ही कहने लगे, ये तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुम अभी भी पहले ही जितनी ही सुंदर लगती हो, आज भी तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे शर्म आने लगी थी और मैं उनके बराबर से उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, पापा जी क्या बदतमीजी है, आप ये क्या कर रहे हो? तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या हो गया काजल, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? आज भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं पिघल जाता हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे अब समझ आ गया था कि वह फिर से अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। उन्हें याद ही नहीं वह किसके साथ हैं। वह फिर से भूल गए थे कि मैं उनकी पत्नी काजल नहीं, बल्कि मैं उनकी बेटी की पत्नी हूँ। मैं जल्दी से खुद को छुड़वाया और पापा जी से कहा कि होश में आइए, मैं मम्मी जी नहीं हूँ बल्कि नैना हूँ। मगर वह तो अपने ही धुन में मगन थे। इतनी उम्र में आकर भी ना जाने उन्हें अपनी पत्नी से कितना रोमांच सूझने लगा था। वह अभी भी अपनी पत्नी की तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह तो अच्छा हुआ कि इस टाइम मम्मी जी भी ठंडी हवा खाने छत पर चली आई थी। हम दोनों को एक साथ देखकर मम्मी जी कहने लगी, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें तो मैंने उन्हें बताया कि पापा जी को फिर से भूलने का दौरा पड़ गया। ये सुनकर मम्मी की परेशानी से पापा जी का हाथ पकड़कर उन्हें छत से नीचे ले गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मैटर है और किस तरह से हल होगा। पापा जी को तो दिन में कई बार ऐसे दौरे पड़ते थे। आखिर मैं कहाँ तक खुद को बचा सकती थी? वह तो मुझे हर बार मम्मी समझकर मेरे करीब आ जाया करते थे। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। मैं विपुल से कहूंगी कि अपनी मम्मी पापा को वापस अपने भैया भाभी के घर भेज दो, क्योंकि इस तरह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही हूँ। और फिर अगले दिन जब विपुल का फ़ोन आया तो मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन इससे पहले मैं उनसे इस बारे में बात करती, मम्मी जी मेरे पास आ गईं और कहने लगी कि बहू, अपने पापा जी की हरकत के बारे में तुम विपुल को मत बताना। मेरी सास को पता था कि रोज़ शाम के 4 बजे मेरे पति का फ़ोन आता था, इसलिए वह 4 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। उनके पीछे पीछे मेरे ससुर जी भी आ गए थे। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल ले लिया और कहने लगे कि मुझे विपुल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह मेरे पति से फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गए और मेरी सास ने भी इधर मुझे बातों में लगा लिया था। और जब काफ़ी देर के बाद पापा जी वापस लौटे तो विपुल की कॉल कट चुकी थी। मुझे विपुल से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने पापा जी से कहा कि अभी तो मैं बात भी नहीं की थी, आपने फ़ोन क्यों काट दिया? तो वह कहने लगे, विपुल को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए उसने कहा कि वह रात के टाइम पर कॉल करेगा। वह खुद ही रात को फ़ोन कर लेगा, तब तुम विपुल से बात कर लेना। लेकिन फिर सारी रात मैंने विपुल की कॉल का इंतज़ार किया। विपुल की कोई कॉल नहीं आई थी। दोपहर के टाइम पर मैं हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही थी और मेरे करीब में बैठी हुई मेरी सास भी टीवी देख रही थी। मेरी सास कहने लगी, बहू, तुमने अपने पापा जी की हरकत के बारे में विपुल से तो कोई बात नहीं की, उसको प्लीज़ इस बारे में कुछ मत बताना, वरना ये बेचारा इतनी दूर टेंशन में हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पापा जी को टाइम से दवाई दे रही हूँ, तुम्हारे पापा जी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बारे में विपुल को पता चल गया कि दोबारा से उसके पापा जी को इस तरह के दौरे पड़ने लगे हैं, तो वह बेचारा यहाँ पर बहुत परेशान हो जाएगा और अपने काम पर ध्यान नहीं देगा। मैं नासमझी से मम्मी जी की तरफ देखा तो वह कहने लगी कि बहू, तुम्हें तो पता है कि हम कितने सालों से अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। दरअसल तुम्हारे जेठ और जेठानी ने पसंद से शादी की थी।
इसलिए तुम्हारे पापा जी को उन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं है। हम अपने उस घर में मजबूरी में रह रहे थे। जब विपुल ने हमसे अपने घर में रहने के लिए कहा तो हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हमारे बड़े बेटे की पत्नी हम दोनों पति पत्नी को बहुत परेशान करती थी। वह बहुत चालाक औरत है। उसने हमारे बेटे को अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया और हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भटकती रहती है, हमसे बहुत लड़ती झगड़ती है और मुझसे तो घर के सारे काम करवाती थी। लेकिन बहू, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम अपनी जेठानी की जैसी नहीं हो। मुझे तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए थी, अपने बड़े बेटे के लिए भी। बस घर की ही टेंशनों की वजह से तुम्हारे पापा जी एक दिन सीढ़ियों से गिर गए थे और उनके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। तभी से उन्हें भूलने की बीमारी लग गई। इस बीमारी के बाद हमारा बड़ा बेटा और बहू दोनों ही हमें उस घर से निकालना चाहते थे, और जब मैं ये बात विपुल को बताई तो विपुल ने हमें अपने घर में रखने का फैसला कर लिया। और उस हादसे के बाद से तुम्हारे पापा जी की दवाइयों का खर्चा भी उठा रहा है, और अब यहाँ आकर हमें बहुत सुकून मिला है। यहाँ रहकर हमारी बड़ी सुकून भरी ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा विपुल भी अपनी मर्जी से शादी करके मेरी बड़ी बहू जैसी ही पत्नी लेकर ना आ जाए। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद तो हमें बहुत खुशी मिली। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और साथ साथ बहू भी अच्छी दी है भगवान ने मुझे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस बारे में विपुल को कुछ मत बताना। वह बेचारा परेशान ना हो। वैसे भी धीरे धीरे अब तुम्हारे पापा जी की हालत पहले से बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी मेरा बेटा विपुल अपने माता पिता के लिए बहुत परेशान रहता है। हमारी परेशानी दूर करने के लिए वह हमें अपने घर में लेकर आ गया। अगर तुम इस बारे में विपुल से बात बता दोगी तो तुम्हारे पापा जी को इस तरह के दौरे पड़ते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वह भी हमारे बड़े बेटे की तरह हमसे परेशान होकर हमें बेसहारा कर दें, क्योंकि हमारे छोटे बेटे के अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं। बड़ा बेटा तो घर से निकाल ही चुका है। अब हम छोटे बेटे के घर से भी अगर निकल जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हम पर रहम खाओ बहू। हम भला पति पत्नी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे अपना सर छुपाने के लिए। मम्मी जी की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरे जेठ जेठानी आखिर मेरे सास ससुर के साथ इतना गलत करते थे, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे पापा जी से हमदर्दी महसूस हुई, जो अपनी बहू बेटे के मुंह मोड़ने की वजह से इस कदर मुश्किल में आ गए थे कि वह बेचारे अपने ही घर से निकाल गए थे। अगर वह लोग अपने माता पिता को इज्जत और सम्मान देते तो ये सब कुछ नहीं होता। आखिर माता पिता का सहारा उनकी औलाद ही बनती है। मैं अपने सास ससुर का दर्द समझ सकती थी, क्योंकि मेरे माता पिता भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। इसलिए विपुल का अपने माता पिता के लिए प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, जो एक अच्छा बेटा कहलाने के काबिल इंसान है। धीरे धीरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, लेकिन हर दिन मुझे अपने ससुर की किसी न किसी हरकत की वजह से परेशान होना पड़ता था। कभी कभी पापा जी मेरा हाथ पकड़ लेते तो कभी कभी मेरे करीब में लेट जाया करते थे। कभी कभी वह मुझे अपनी बाहों में भी भर लेते थे, और कभी मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करते कि मुझे उनके शब्द बुरे लगने लगते थे, और मुझे इतने घूर घूर कर देखते कि मुझे उनकी नज़रों से नफरत होने लगती थी। वह कभी भी किसी भी टाइम पर मेरे कमरे में आ जाते थे और मुझे अपनी पत्नी समझकर अजीब तरह की हरकतें करने की कोशिश करते थे, और मैं हर बार शर्मिंदा होकर रह जाती थी। अब मम्मी जी ने भी मुझे मना किया था। मैं अपने पति से भी ये बात शेयर नहीं कर सकती थी। कई बार तो मैंने मम्मी जी से कहा कि आखिर पापा जी को कौन सी दवाइयाँ दे रही हो जिसका असर ही दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ पापा जी के भूलने की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और जो बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी वो सबसे ज़्यादा ये बात थी कि मेरे ससुर सिर्फ अपनी पत्नी के मामले में ही याददाश्त खो बैठे थे। बाकी और सारी बातें उन्हें बड़े अच्छे तरीके से याद रहती थी। कई बार मैंने उन्हें आजमा कर देख लिया था। कई बार तो मैंने जानबूझकर उनकी पर्सनल चीज़ छुपा दी थी कि शायद उन्हें अपनी ऐसी चीज़ याद नहीं होगी, लेकिन वह बिल्कुल मामूली सी चीज़ होती थी। इसके बावजूद भी उन्हें अपनी छोटी से छोटी चीज़ याद आ जाया करती थी। अगर उन्हें भूलने की बीमारी होती तो वह सिर्फ मम्मी जी को ही नहीं बल्कि हर चीज़ को भूल जाते, और मुझे मम्मी जी समझने की गलती कभी नहीं
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उनको भूलने का दौरा नहीं पड़ता, बल्कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगर लेकिन अगर ऐसा ही था तो कभी भी एक पत्नी कैसे बर्दाश्त सकती थी कि उसका पति किसी दूसरी औरत के पास जाए। अगर मेरे ससुर की यह हरकत जानबूझकर करते थे तो ज़रूर मेरी सास भी उनकी साइड नहीं लेती। बस यही सोचकर मैं अपने दिल को हर बार समझा लिया करती थी। मेरे पति को गए हुए 3 महीने होने वाले थे और ये 3 महीने बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सास ससुर के साथ रहकर गुजारे थे। कमरे का दरवाज़ा भी मैं याद से लॉक करके सोई थी और सारा दिन मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं अपने ससुर का सामना ना करूं। एक दिन दोपहर के टाइम पर मैं दरवाजे को लॉक करने लगी तो मैंने देखा कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि आज सुबह तक तो दरवाजे का लॉक बिल्कुल ठीक था। मैं दोपहर में भी जब कभी सोती थी तो कमरे को लॉक करके ही सोती थी। इसका मतलब कमरे का लॉक आज ही ख़राब हुआ था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया था, मगर ना जाने दरवाज़ा भी किस तरह से ख़राब हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी और इसी तरह से खुले हुए कमरे में अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। लेकिन दरवाजे की टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं अपने कामों में लग गई थी। उसके बाद जब रात हुई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। रात के 3 बज गए थे और टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब मुझे नींद आई तो मैं गहरी नींद में सो गई थी। सुबह जब मेरी 6 बजे आँख खुली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मेरे बेड पर मेरे पति की जगह पापा जी मौजूद थे। ये बात तो मेरे हद से बाहर हो गई थी। मैं अचानक उठकर खड़ी हो गई और मैंने पापा जी को जगाया तो वह नींद से उठे और काजल काजल कहते हुए मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे अपने गले से लगाने की कोशिश करने लगे। वह मेरे पिता समान थे। आखिरकार उनकी ऐसी हरकतें अब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। मैंने उनसे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी लगभग सुबह के 6:15 बजे का टाइम होगा, मेरे पति विपुल कमरे के अंदर दाखिल हो गए और मेरे पति पूरे 3 महीने बाद अपने घर को, वह भी सुबह के टाइम पर, उनको इस तरह से अचानक देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं भी बड़े बुरे हाल में थी क्योंकि मैं नाइट ड्रेस पहने हुई थी और मेरे ससुर मेरे साथ कमरे में मेरे बेड पर मौजूद थे। उस टाइम पापा जी मुझे गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। पापा जी की हालत बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे वह नशे में थे और वह बहुत गहरी नींद से उठे हों। विपुल जैसे ही कमरे के अंदर आए, उन्होंने मेरे करीब आते ही मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी इतनी कैरेक्टरलेस है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे पापा के साथ कमरे में इस हालत में मौजूद हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम इतनी गिरी हुई औरत निकलोगी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। विपुल के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाना चाहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं रात को अकेली ही सोई थी। पापा जी को भूलने की बीमारी है। वे खुद ही मेरे कमरे में आए थे। मैंने पलटकर पापा जी की तरफ देखा कि वह सच बता देंगे। मुझे यकीन था कि मम्मी जी और पापा जी दोनों मेरा साथ देंगे, मगर मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे। जब मेरी सास ने रोते हुए विपुल को बताया कि बेटा, मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैरेक्टरलेस है, इसकी अदाएं बहुत बुरी हैं। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रही थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पापा जी पर डोले डाल रही है, अपनी अदाओं से तुम्हारे पापा जी को बहकाने की कोशिश कर रही है। तेरे बिना इसका गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है। तेरे पापा जी तो कितने सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन ये तेरे पापा जी को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही है। गलती तेरे पापा जी की नहीं बल्कि तेरी पत्नी की है। ये औरत ही खराब है। ये कहकर मम्मी जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं उन्हें बड़ी हैरानी से और बड़े गौर से देख रही थी कि वह कितनी सफाई से झूठ बोल रही हैं। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका, बल्कि मेरी तो सांस एक तरफ अटक गई थी। पापा जी विपुल के सामने रोने लगे और कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो।
तुम्हारी पत्नी ने मुझे बहका दिया था। इसका कहना था कि अगर मैं इसका कहना नहीं माना, इसके साथ रात नहीं गुजारी, तो ये तुमसे हमारे बारे में झूठी झूठी बातें कहकर हमें इस घर से निकलवा देगी। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना सीधा और शरीफ आदमी हूँ, जिसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर मैं अपनी बेटी की उम्र की बहू के साथ ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ? अपने हालात से मजबूर होकर मैंने बहू की बात मान ली, क्योंकि इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारी बीमार माँ और खुद को बेसहारा करके डर डर के ठोकरें नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी पत्नी की बात मानने पर मजबूर हो गया था। बेटा, अपने पापा जी की ऐसी बातें सुनकर विपुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह पापा जी से कुछ कहा भी नहीं, मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अच्छा तो तुम मेरे पीछे ये सब कुछ कर रही हो, मेरा भरोसा तोड़ रही हो और मेरे माता पिता को भी तंग कर रही हो। ये बताओ, ये घिनौना खेल तुमको और किस किस के साथ रच रही हो, जो तुम्हारी हवस पूरी नहीं हो रही? और तुमने मेरे सीधे साधे पापा जी को ही अपनी हवस का निशाना बना लिया। मेरे पति कहने लगे कि पिछले 2 महीने से मम्मी जी मुझे रोज़ फ़ोन करके तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे बता रही हैं। उन्होंने तुम्हारी कुछ फ़ोटो भी भेजी हैं, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी जी की किसी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुमने क्या किया, ये सिला दिया मुझे मेरी मोहब्बत का। मगर आज अपनी आंखों से सब कुछ देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मम्मी जी के बार बार कहने पर मैं यहाँ आ गया हूँ। अगर नहीं आता तो कभी मम्मी जी की बातों पर यकीन ही नहीं करता। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। चलो मेरे घर से निकल जाओ। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मैं अपने पति के पैरों में गिर गई और उनसे कहने लगी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पापा जी को भूलने की बीमारी है, और वह इस बीमारी की वजह से मेरे कमरे में आ जाते हैं। ये मुझे मम्मी जी समझते हैं, और आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानती कि मम्मी जी ने तुमसे क्या कुछ कहा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो, मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पापा जी को अपने पिता समान समझती हूँ। भला उनके साथ ऐसा कुछ क्यों करूँगी? विपुल ने कहा, मुझे कुछ नहीं समझ सुनना। अब कुछ भी सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैंने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने मम्मी जी और पापा जी से भी कहा कि आप दोनों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ विपुल को सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन उन दोनों ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। मम्मी जी तो ओवर एक्टिंग कर रही थी। मम्मी जी क्या कहना था कि मैं उनके पति को बहकाकर अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया है, और मैं कैरेक्टर लेस औरत हूँ जो अपने पति को धोखा दे रही हूँ। और मेरा ना जाने मोहल्ले में भी कितने लोगों के साथ अफेयर है, जिसके बारे में मेरे पति को अभी तक नहीं पता। मैंने अपने पति को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया। वह यही कह रहे थे कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बना रही हो। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो बार बार बेवकूफ़ बनता रहूँगा। मेरे पिताजी को भूलने की कोई बीमारी नहीं। तुम जैसी औरत अपना झूठ छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मेरे पिताजी बहुत शरीफ आदमी हैं। बुरी तुम हो, गलत भी तुम हो, इसलिए अपनी सच्चाई साबित करके यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलते ही मुझे इतनी ज़ोर से चक्कर आया कि मैं चकरा कर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी, और मेरी विधवा बहन बराबर में बैठी हुई रो रही थी। मेरी बहन के पति की मौत हो चुकी थी। उसके बाद मेरी बहन और मैं एक साथ रहते थे। मेरी बहन ने ही मेरी शादी की थी, लेकिन अब मैं भी उसके दुख के बराबर ही हो गई हूँ। हम दोनों बहनों को ससुराल का सुख नसीब नहीं हुआ। मैं भी रोते हुए अपनी बहन से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मेरी बहन ने बताया कि तुम्हारे ससुराल वालों ने फ़ोन करके तुम्हारी शिकायत की थी। अब तो मुझे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बताओ। मैंने रोते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। मेरी बहन कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी सास ने और ससुर ने मिलकर खेल खेला है। चलो तुम रोना बंद करो और मुझे सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था।
फिर मैंने शुरू से आखिर तक की सारी बात अपनी बहन को बता दिया। ये सब सुनकर मेरी बहन ने अपना सर पीट लिया और कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी। तुम तो बहुत समझदार थी। फिर तुमने यहाँ पर अपनी बेवकूफ़ी क्यों दिखाई? कम से कम तुम्हें अपने पति को इस बारे में बताना चाहिए था। तुम इतने दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही थी? पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब करके तुम्हारे ससुर को क्या हासिल होगा? उन दोनों ने मिलकर ये खेल क्यों रचाया? और तुम्हारी सास कब से उनके साथ दे रही थी? वरना कभी भी कोई औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के करीब जाए। और तुम्हारी सास तो पिछले कई महीनों से ये बात बर्दाश्त कर रही थी। कहीं ना कहीं दोनों का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। मैंने अपनी दीदी से कहा कि अब मैं क्या करूं? विपुल ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वह तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मेरा तो घर बर्बाद हो गया। दीदी कहने लगी कि ऐसे इंसान के साथ गुजारा करने का क्या फ़ायदा जिसे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा ना हो। उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जब तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हारी सास का मेरे पास फ़ोन आया था। तुम्हारी सास ने मुझसे बड़ी बदतमीजी की और कहा कि अपनी बहन को आकर यहाँ से ले जाओ। मैं ऑटो में बैठकर अकेली तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ। ये कहकर दीदी भी रोने लगी थी। शाम तक मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई थी। दीदी फिर मुझे अपने घर लेकर चली गई। लगभग एक हफ्ते बाद विपुल ने हमारे घर डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए थे, जिसे मैंने भी साइन कर दिए थे। मुझे भी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना था जो मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहा था। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहती थी कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। ये सब जानने के लिए मैंने अपनी बचपन की एक फ्रेंड को बुलाया। जब उसे मेरे डाइवोर्स के बारे में पता चला तो उसने मेरी शुरू से लेकर एंड तक की सारी कहानी सुनी। मैंने उससे हेल्प मांगी कि वह मेरी ससुराल जाकर इस सच्चाई का पता लगाकर आए। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी और उन्होंने इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया। मेरे जेठ जिठानी का मकसद था कि मेरे घर से निकलने के बाद वह दोनों पति पत्नी किसी तरह से मेरे घर आ जाएं और मेरे पति को बातों में लेकर इस घर को भी अपने नाम करवा लें। मेरे जेठ जेठानी दोनों ही बहुत लालची हो गए थे। उन्होंने इस घर को तो अपने कब्जे में कर लिया था, अब इस घर को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किसी की चीज़ इस तरह से अपने नाम करवाना इतनी आसान बात नहीं होती। उन्होंने मेरे घर को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि एक न एक दिन उनके सच्चाई खुलकर मेरे पति के सामने ज़रूर आएगी। ये सब कुछ जो मेरे सास ससुर कर रहे थे वह सिर्फ अपने बड़े बेटे बहू के कहने पर ही कर रहे थे, क्योंकि वह भी मजबूर थे। और मेरी जेठानी मेरी सास ससुर को बहुत ज़्यादा डरा धमका कर रखती थी। मेरी जेठानी ने ही अपने पति को ये रास्ता दिखाया था। उसके बाद उसने सब प्लान बनाया कि वह मेरे साथ ससुर को इस काम के लिए आगे करेंगे ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। उन लोगों को पता था कि मेरे पति की गैर मौजूदगी में सारे काम आसानी से हो सकते हैं और वह लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उन लोगों का इरादा था कि वह मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाएंगे और मेरी कमजोरी के ज़रिए मुझे काबू करेंगे और फिर मुझे ब्लैकमेल करके मेरे घर के पेपर मुझसे हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरे सास ससुर ने ये सब कुछ मेरे पति को दिखा दिया ताकि मेरा पति खुद मुझे इस घर से निकाल दे और उनके बेटे का घर बच सके। उन्होंने मकान तो बचा लिया लेकिन मेरा घर तो उजाड़ दिया। उन लोगों को चाहिए था कि वह खामोशी से मुझे सारी बात बता देते तो मैं इस बात का हल निकाल लेती। मैं अपनी जेठ जेठानी को अपने पति के थ्रू ठीक करवा देती, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान में मुझे फंसा लिया। मेरी सास ने जानबूझकर अपने पति को बीमार साबित किया और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं उन लोगों की बातों में आ गई। मेरे ससुर सच में बहुत शरीफ इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने बहू बेटे के कहने पर जो भी किया वह गलत था। वह लोग कितना भी मजबूर थे, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। बल्कि अपनी बड़ी बहू के कहने पर उन्होंने अपनी छोटी बहू को कैरेक्टरलेस साबित करवा दिया था
और हैरत की बात तो ये थी कि मेरी सास ने किस तरह से अपने पति को मेरे करीब भेजा था। कभी कभी तो मेरी सास मौका देखकर मेरी और मेरे ससुर की वीडियो बनाकर मेरे पति को और जेठानी को भेजती थी, ताकि आने वाले टाइम में मेरी जेठानी मुझे ब्लैकमेल कर सके। लेकिन मेरी सास ने अपने छोटे का मकान बचाने के लिए ये वीडियो मेरे पति विपुल को भेज दी, ताकि विनय ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए घर पर आ जाए और मुझे घर से निकाल दें। यहाँ पर मेरे सास ससुर ने समझदारी दिखाई थी, क्योंकि उन्हें अपने छोटे बेटे के मकान को बचाना था। मेरी जेठानी और जेठ ने मेरे सास ससुर से कहा था कि इस बारे में विपुल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह ये सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे। लेकिन मौका देखकर मेरे सास ससुर ने मेरे पति को सब कुछ बता दिया और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे के मकान को बचा लिया। लेकिन अब मेरा भरोसा भी अपने पति से उठ गया था। मैं अब दोबारा अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। सच्चाई अभी छुपी नहीं रहती। मुझे पता है कि एक न एक दिन मेरा पति मेरे पास ज़रूर आएगा, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। मेरे दोस्त ने सारी बातें सुनकर मुझे बता दी थी। मेरे सास ससुर रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने बहू के साथ बहुत गलत किया। बड़ी बहू के चक्कर में छोटी बहू जो कि बहुत अच्छी थी और हमारी इज्जत किया करती थी, हमने उसको बेइज्जत करवा दिया। मेरे सास ससुर को अपनी गलती पर अफसोस बहुत हो रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे सास ससुर ने अपने बेटे विपुल को सारी सच्चाई बता दिया कि किस तरह से उसके बड़े भैया भाभी उसके माता पिता को तंग किया करते थे और किस तरह से उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। फिर कुछ दिन बाद वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरे पति पूरे 1 महीने बाद हमारे घर आए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, जबकि वह मुझे डिवोर्स दे चुके थे और मैं भी डिवोर्स पेपर पर साइन करके उनके घर भिजवा दिए थे। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की। मेरी दीदी ने बात की थी। उन्होंने कह दिया, जिस मकसद से तुम हमारे घर पर आए हो वह मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अब तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका। मेरे पति ने बहुत माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें उनके माता पिता ने सब कुछ बता दिया था। इसी वजह से उन्हें यकीन आ गया था कि उनकी पत्नी की कोई गलती नहीं। मेरे पति ने पुलिस भिजवाकर अपने भैया भाभी पर माता पिता को तंग करने का आरोप लगाया और मेरे सास ससुर ने भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मेरे पति ने डिवोर्स के पेपर फाड़ दिए। कहने लगे, प्लीज़ नैना मेरे साथ चलो, ये सब कुछ घर की वजह से हुआ। पूरा मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद मेरे सास ससुर भी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे। उन्होंने भी मेरे आगे हाथ पैर जोड़ दिए, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं दोबारा उस घर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरी दीदी ने मुझे समझाया कि शायद इन लोगों को अकल आ गई, अब ये लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और तुम्हारा पति जैसे तुम पर पहले भरोसा नहीं करता था, आज वह तुम्हारे लिए अपना मकान तुम्हारे नाम कर रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं, तुम खामोशी से चली जाओ। अपनी दीदी के कहने पर मैं चली आई थी। मेरे जेठ जेठानी को तो पुलिस ने ठीक कर दिया था और मेरे पति ने उनसे अपने माता पिता का घर भी खाली करवा लिया था। मेरे सास ससुर अब अपने घर में चले गए और मेरे पति भी इसी शहर में नौकरी करने लगे। वह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते। अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरी फ्रेंड ने भी मेरे ससुराल में नौकरी करना छोड़ दिया और मेरे जेठ जेठानी ने मेरे पति को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब मेरी लाइफ ठीक हो गई और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने अपने कहने के मुताबिक अपना मकान मेरे नाम कर दिया, लेकिन हम दोनों की डिवोर्स नहीं हुई थी। मेरे पति ने डिवोर्स के पेपर से साइन करवाने के बाद अपने पास रख लिए थे, कोर्ट में जमा नहीं करवाए थे। इसी तरह से हम दोनों का रिश्ता दोबारा से कायम हो गया। लेकिन मेरे पति अब मुझे पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, बहुत कम लाइक आते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।